हे एवरीवन, सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर हम लोग का चल रहा है। तो हम लोगों ने कल इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आरबीसी के बारे में देखा था। तो यहाँ पे यहाँ तक तो हम लोग पढ़ ही चुके थे कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। और ये नहीं होता तो एक मिनट, ये नहीं होता तो क्या फ़ायदा होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं। और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बताओ कि न्यूक्लियस नहीं होने का क्या फ़ायदा है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने का क्या फ़ायदा है। इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में ल्यूकोसाइट करके भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए पता होना चाहिए कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, ये सब पता होना चाहिए। अब डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों में क्या मेन डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जबकि हम लोग देख रहे थे आरबीसी में नहीं होता है। आरबीसी में क्या होता था? हेमोग्लोबिन होता था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। आरबीसी में जो नंबर था ये बहुत ज़्यादा था नंबर। अच्छा, ये जो नंबर दे रखा है ना, कितना पर mm क्यूब में कितना होता है, ये रटने का ज़रूरत नहीं है। बस कंपैरिजन के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि आरबीसी में ये मिलियंस में गया था नंबर्स, जो नंबर था वो मिलियन में था, लेकिन यहाँ हम लोग 1000 में देख रहे हैं। तो इसका मतलब कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। बस इतना पता होना चाहिए। अब शेप, सिलेबस में साफ साफ मेंशन करके रखा है कि हम लोग को शेप के बारे में पता होना चाहिए, और शेप पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। आरबीसी का शेप भी पता होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी का शेप भी पता होना चाहिए। तो ये जो होता है डब्ल्यूबीसी अमोइबॉइड शेप का होता है। अमोइबॉइड मतलब कि अमोइबा जैसा शेप, मतलब कि अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। शेप चेंज कर सकता है कैसे? प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया, कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे सपोज ये अमोइबा अभी है, स्यूडोपोडिया कैसे प्रोड्यूस करेगा? ये अपना शेप कुछ इस तरीके से कर लेगा। ये जो दो ठो ये दिख रहा है हाथ टाइप का, मतलब कि कुछ निकल रहा है जैसे, इसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आया है। प्रीवियस ईयर का 10 ईयर्स से चेक करना आया है। हम पूरा प्रीवियस ईयर चेक करके ही लेक्चर बनाते हैं, ताकि ठीक से हम बता पाएँ कि क्या हम लोग को क्या चीज़ फोकस करके पढ़ना है। और अगर कोई चीज़ हम छोड़ रहे, बुक में है मगर छोड़ रहे, मतलब कि वो ना तो सिलेबस में ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब जिसका पूछने का चांस नहीं होता है वही चीज़ हम छोड़ते हैं। ओके, तो अब ये हो गया स्यूडोपोडिया, ये दोनों स्ट्रक्चर जो स्यूडोपोडिया का। अच्छा, स्यूडोपोडिया बनता क्यों है? जैसे सपोज बैक्टीरिया है, यहाँ पे बैक्टीरिया को खाने के लिए, बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के लिए स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब पर हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग तो जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी कैपिलरीज के अंदर फ्लो करता है, क्योंकि ये तो ब्लड का कंपोनेंट है ना डब्ल्यूबीसी, तो ये तो कैपिलरीज के अंदर फ्लो करता है। अगर कोई बैक्टीरिया टिश्यू में है तो क्या करेगा डब्ल्यूबीसी? तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? कैपिलरी से निकलता है, स्क्वीज आउट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे ये सपोज कैपिलरी है, कैपिलरी में हल्का सा गैप है, तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है। तो यहाँ पे सपोज बैक्टीरिया, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? इस तरीके से स्क्वीज आउट करके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो बाहर निकल रहा है कैपिलरीज से टिश्यूज में जो आ रहा है, इसको हम लोग डायापेडेसिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डायापेडेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। हम डेफिनेशन अभी दिखाते हैं, और डायग्राम एक है उसमें उसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब शेप के आधार पर, उसका डब्ल्यूबीसी का शेप के आधार पे हम लोग उसको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में हम लोग को क्या दिखेगा? जैसे कि ये सपोज डब्ल्यूबीसी अंदर में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे हम लोग को, ठीक है। और नॉन ग्रैनुलर में ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हम लोग को नहीं दिखेंगे। तो हम दिखाएंगे उसको, आगे बढ़ते हैं। पर पहले डायापेडेसिस देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। देखो, ये रहा डब्ल्यूबीसी कैपिलरी के अंदर, अभी ये कैपिलरी है, और ये देखो कैसे निकल रहा है, किस तरीके से ऊज आउट, मतलब स्क्वीज आउट हो रहा है, ठीक है। स्क्वीजिंग आउट या ऊजिंग आउट, यहाँ पे सेम बात है। अगर डायपेडेसिस क्या होता है पूछेंगे तो हम लोग आंसर लिखेंगे वाइट ब्लड सेल ऊजिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल। ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलेंगे डायपेडेसिस, ठीक। अब ये देखो डब्ल्यूबीसी को जो हम बोले ना, दो मेजर पार्ट में डिवाइड करते, ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर। तो यहाँ पे देखो ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर। अब हम लोग ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, थोड़ा जूम इन करके।
अच्छा, तो क्या हम लोग को ये पूरा चीज़ रटना है? पूरा चीज़ नहीं रटना है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ हम लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्लड है, पूरा ब्लड का जो कंपोनेंट उसका डायग्राम ड्रॉ करो। तो उसमें डब्ल्यूबीसी भी हम लोग को ड्रॉ करना होगा, आरबीसी भी ड्रॉ करना होगा, प्लेटलेट्स भी ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो जो लोग जो प्रीमियम कोर्स में हैं उनको तो हम बता देंगे कि पूरा प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप वो नहीं ले रहे हो प्रीमियम कोर्स, तो फिर आप अपने से भी 10 ईयर्स का एक एक साल का देख लेना, क्योंकि जो वो वाला बुक होता है ना जिसमें दे रखा होता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ छूटा हुआ भी रहता है। वो हम देखें तो उसमें कुछ कुछ चीज़ छूटा हुआ भी है। तो इसीलिए हम 10 ईयर्स का हर एक एक साल को उठा के उसको एनालाइज करके PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें। न्यूट्रोफिल, पहला टाइप ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में हम लोग देख रहे हैं 3 तरह का डब्ल्यूबीसी होता है। पहला न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में 3 से 4 लोब्स होते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये हम लोग को न्यूक्लियस के अंदर 3 से 4 लोब दिख रहे हैं। और ग्रैनुलर क्यों है? देखो ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये ग्रैनुलर है। ठीक है, इसका फंक्शन, सबका फंक्शन भी है, लेकिन सबका अलग अलग फंक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबका अलग अलग फंक्शन करके नहीं पूछा है, एक बार में डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पूछा है। तो डब्ल्यूबीसी का कुछ फंक्शन हम लोग पढ़ लेंगे, उसमें से आंसर हम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट है यूसिनोफिल। यूसिनोफिल में क्या, कैसे पहचानेंगे? इसमें भी देखो ग्रैन्यूल्स देखने को मिल रहा है, ये छोटा छोटा जो है ना, ये ग्रैन्यूल्स है। और इसका खास क्या बात क्या है, इसमें 2 लोब होते हैं, ये पहला लोब, ये दूसरा लोब। तो अगर 3 लोब है तो न्यूट्रोफिल, अगर ग्रैन्यूल्स के साथ 3 लोब है तो न्यूट्रोफिल, ग्रैन्यूल्स के साथ 2 लोब है तो यूसिनोफिल। अब नीचे चलते हैं, ये बेसोफिल। बेसोफिल को कैसे हम लोग पहचानेंगे? बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो इनडिस्टिंक्टली लोब्ड होता है। इसका लोब ठीक से पता नहीं चल रहा, लग रहा है यहाँ पे भी लोब है, यहाँ पे भी लोब है, यहाँ पे भी लोब है। इसका लोब उतना अच्छा क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसोफिल हो गया। तो इसमें भी हम लोग ग्रैन्यूल्स दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी हम लोग कंप्लीट हो गया, 3 तरह के ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी। अब हम लोग नॉन ग्रैनुलर में देखते हैं। ठीक है, नॉन ग्रैनुलर में 2 तरह के हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कोई ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिल रहा है। जो लिम्फोसाइट होता है वो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। ये देखो एक न्यूक्लियस है मगर बड़ा सा न्यूक्लियस है। और जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट को कैसे पहचानेंगे? एक तो इसमें ग्रैन्यूल्स हम लोग को दिखना नहीं मिलेगा, दूसरा इसका जो होगा न्यूक्लियस वो कुछ किडनी शेप का होगा। ठीक है, किडनी शेप। तो इस तरीके से हम लोग को पहचान में भी आना चाहिए कि अगर लेबलिंग करने पूछ दिया तो फिर हम लोग उसको ठीक से बता पाए कि मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, बेसोफिल है, यूसिनोफिल है कि न्यूट्रोफिल है। थोड़ा सा ये बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म एक बार बैठ के रटने का सोचेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन बार बार अगर हर दिन 5 मिनट के लिए बुक खोल के एक बार नाम सब देख लेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसका डायग्राम भी ड्रॉ करने आता है, ये भी हम बता दिए। अब ओरिजिन एंड लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का लाइफ कितना था? कमेंट सेक्शन में बताओ, आरबीसी का लाइफ कितना था, कितना डेज था आरबीसी का लाइफ। डब्ल्यूबीसी का कितना देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का 2 हफ्ता होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी काफ़ी कम दिन जिंदा होता है आरबीसी कंपैरिजन में। अच्छा, अब बनता कहाँ पे? ये रेड बोन मैरो में बनता है, लिम्फ नोड्स में बनता है। ये सब बस हल्का हल्का देख लेने का, इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं है, क्योंकि इसको सिलेबस में भी क्या लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी के बारे में कि हम लोग को उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन भी स्ट्रक्चर और फंक्शन पे ज़्यादा पूछा जाता है, ओरिजिन वगैरह पे नहीं उतना पूछा जाता। मगर फिर भी एक पता होना चाहिए कि लाइफ कितना होता है, क्योंकि क्या पता, अगर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ पूछने का हल्का फुल्का चांस है वो भी हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये डिस्ट्रॉय कैसे होता है? जैसे आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है बिल्कुल वैसे ही डब्ल्यूबीसी भी डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, दोनों का डिस्ट्रॉय होने का जो जहाँ डिस्ट्रॉय होता है वो बिल्कुल सेम है। अब कुछ बीमारी है, ल्यूकेमिया और ल्यूकोपेनिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसी का नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है कि
ऐसे ही नहीं बढ़ता है, वो आरबीसी के कॉस्ट पे बढ़ता है, मतलब आरबीसी का नंबर घट जाएगा और डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और आरबीसी कितना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का कैरियर है आरबीसी, इसका नंबर घटेगा तो ये डेथ कॉज कर सकता है, ये हम लोग सबको को पता है। तो ल्यूकेमिया में इंक्रीज हो जाता है डब्ल्यूबीसी का नंबर। ल्यूकोपेनिया में डिक्रीज हो जाता है डब्ल्यूबीसी का नंबर। अच्छा, डिक्रीज हो गया तो क्या घाटा है, अब जो बैक्टीरिया है उसको कौन ख़त्म करेगा, डब्ल्यूबीसी का नंबर घट जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा ल्यूकोपेनिया में। अब फंक्शन हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखना हो, क्योंकि फंक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला फंक्शन है फेगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फिंग पार्टिकल लाइक सॉलिड सब्सटेंस स्पेशली बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़े थे बहुत सारे टाइप्स, उसमें जो न्यूट्रोफिल है वो मेनली ये काम करता है, मगर ऐसे एक एक का फंक्शन उठा के पढ़ने का जरूरत नहीं, पर हम लोग डब्ल्यूबीसी में ही देख लेंगे कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस, मतलब कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करना। ठीक है। अच्छा, अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, डब्ल्यूबीसी का नंबर एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है और वो ये बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है, ल्यूकेमिया की वजह से नहीं हो रहा है, ऐसे ही एबनॉर्मली इंक्रीज हो जा रहा है नंबर, इंक्रीज होकर कितना हो जा रहा है, मान लो 50,000 के आसपास चल जा रहा है पर क्यूबिक मिलीमीटर में, तो इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। मतलब 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 समझ में आया। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आदमी है, ठीक है, उस आदमी के बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, एक छोटा सा बॉडी में सपोज कहीं पे भी छेद हो गया जिसमें से कि बीच बीच में पस निकल के आ रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया उस वहाँ के सेल को डैमेज कर रहा है, तो अगर उस आदमी का ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है, और ब्लड टेस्ट में डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर देखा जाता है कि 50,000 के आसपास नंबर पहुँचा हुआ है, तो इसका मतलब डब्ल्यूबीसी का नंबर क्यों बढ़ेगा, डब्ल्यूबीसी अपना नंबर क्यों बढ़ाएगा, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, बैक्टीरिया को मारना। अब बैक्टीरिया की इन्फेक्शन कहीं पे हो गया हम लोग का बॉडी में, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग का बॉडी में है तो उसको मारने के लिए डब्ल्यूबीसी को भी अपना नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन की वजह से डब्ल्यूबीसी अपना नंबर इंक्रीज करता है। यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे बैक्टीरियल, इसीलिए डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हुआ है ताकि वो बैक्टीरिया को मार सके। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड टेस्ट करवा के अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत इंक्रीज्ड है तो हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग के बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, तो ये तो पहला फंक्शन हुआ फेगोसाइटोसिस मतलब कि बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाना, खा जाना। दूसरा इन्फ्लेमेशन। अब देखना कहीं पे चोट वगैरह लगने से वो जगह फूल जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, थोड़ा सा हल्का हल्का पेन भी होता है, और वो जगह छूने से हल्का गर्म भी फील होगा हम लोग को। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ऑकर्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ टिश्यू टू इंजरी। जब हम लोग का कहीं पे चोट लगता है तो वहाँ पे लोकलाइज्ड जर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे डब्ल्यूबीसी आता है, और डब्ल्यूबीसी का नंबर वहाँ पे इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, पेन भी होता है। ठीक है, और वहाँ पे डब्ल्यूबीसी आएगा कैसे, डायपिडेसिस के थ्रू, क्योंकि ब्लड के कैपिलरीज में ना डब्ल्यूबीसी मूव कर रहा है, उसको तो डायपिडेसिस के थ्रू निकलना पड़ेगा वहाँ पे टिश्यू तक पहुँचने के लिए। ठीक है, और वो डायपिडेसिस के थ्रू वहाँ पहुँचा, उसका फिर लड़ेगा जर्म से और डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल बाय फेगोसाइटोसिस। अच्छा, दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल बाय फेगोसाइटोसिस। यहाँ पे क्या बोला देखो ध्यान से सुनो, जो डब्ल्यूबीसी है जर्म को तो खा ही रहा है, और क्या चीज़ खा रहा है, वो जर्म जो हम लोग का टिश्यू को डैमेज कर दिया, मतलब हम लोग के ही सेल के डैमेज सेल है उसको भी फेगोसाइटोसिस के थ्रू डब्ल्यूबीसी खा जाता है, क्योंकि डैमेज्ड हो गया ना वो सेल, अब वो बॉडी में रहेगा तो हम लोग के लिए नुकसान ही करेगा। पस का फॉर्मेशन होते हुए हम लोग के बॉडी में ऑलमोस्ट सबके बॉडी में पस का फॉर्मेशन हुआ ही होगा, और कई बार पिंपल्स में पस बन जाता है, या फिर कहीं पैर वगैरह में भी पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पस में होता क्या है, पस में डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, साथ में वो सेल्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया, हम लोग के बॉडी के ऐसे सेल्स जो बैक्टीरिया के द्वारा डिस्ट्रॉय हुए हैं, प्लस जो वाइट ब्लड सेल डेड है वो सब पस के थ्रू निकलते हैं हम लोग के बॉडी से। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तीसरा काम डब्ल्यूबीसी का है एंटीबॉडीज़ को बनाना, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडी क्या है, जैसे कि जो जर्म है, ठीक है,
जो जर्म हम लोग के बॉडी में घुसा है उस जर्म को जो मारेगा वो हो गया एंटीबॉडी। एंटीटॉक्सिन क्या होता है, अगर जो जर्म है, जैसे सपोज ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को जो चीज़ सीधा डायरेक्टली किल करेगा, मारेगा, वो हो गया एंटीबॉडी। और अगर ये बैक्टीरिया कोई टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया अगर कोई टॉक्सिन रिलीज कर रहा है तो इस टॉक्सिन को जो चीज़ ख़त्म करेगी वो होगा एंटीटॉक्सिन। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग अभी बहुत हाल फिलहाल में वैक्सीन के बारे में बात हो रहा है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन क्या होगा। तो वैक्सीन होता क्या है, देखो वैक्सीन क्या होता है, वीकेंड जर्म और जर्म सब्सटेंस, कोई बहुत कमज़ोर जर्म को ही हम लोग के बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, या फिर वो जर्म का कोई सब्सटेंस, उस जर्म का कोई केमिकल वगैरह को हम लोग के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उससे क्या होता है, जैसे कि सपोज़ कि अगर पुलिस वाला है, पुलिस वाला को पहले से चोर का फ़ोटो दे दिया जाए तो फिर अगर असली में जब वो चोर आएगा तो पुलिस काफ़ी आसानी से पकड़ सकती है। लेकिन अगर पुलिस को पता ही नहीं है कि चोर दिखता कैसा है तो वो कब पकड़ेगी कैसे। तो वैक्सीनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम लोग चोर का फ़ोटो दिखा देते हैं, और पुलिस का, यहाँ पे पुलिस कौन है, WBC हम लोग का, ठीक है। तो ये जो हम लोग का WBC है वो देख वैक्सीन, जब वैक्सीन पड़ता है तो वो देख लेता है कि अच्छा ये है, तो वो उसके लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके उसके बारे में उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि इसे लड़ना कैसे है, क्योंकि कम अमाउंट में वीक जर्म को फेस कर चुका है वो, तो स्ट्रॉन्ग जर्म जब आएगा तो उससे लड़ लेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग जर्म आ जाता है तो लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ वो तैयारी नहीं करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, ड्यूरिंग वैक्सीनेशन स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़। हाँ, तो वैक्सीनेशन जब हम लोग वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन देने के बाद क्या होता है कि एंटीबॉडी बन जाता है, उस चीज़ को, उस जर्म को के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन था मेन WBC का। तो नेक्स्ट हम लोग प्लेटलेट्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, संडे को भूलना मत 7:30। ओके, बाय।